वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वामेंटल एजुकेशन के लिए। ये मैराथन सीरीज सेकंड होगी, ये पार्ट सेकंड है। तो इसमें हम कवर करेंगे यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ को। यूनिट थर्ड से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इसके बारे में समझेंगे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी ये जो अप्रोच हैं वो कंस्टिट्यूट करती हैं कंप्लीट मॉडल को जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के इम्प्लीकेशन के लिए। और बोथ ऑफ देम प्रेजेंट इन्वायरमेंटल एजुकेशन कंटेंट थ्रू अ रेंज ऑफ disciplines contributing in that way it to its holistic character। तो ये जो दोनों जो अप्रोचेज़ हैं मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ये प्रेजेंट करती हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन के कंटेंट को विद थ्रू अ रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स एंड कंट्रीब्यूट करती हैं इट दैट इसके जो है होलिस्टिक कैरेक्टर को पूरी तरह से इसको होल सोल प्रेजेंट करती हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू अप्रोचेज लाइज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैटर्स। तो इन दोनों के बीच में दोनों जो है अप्रोचेज हैं ये, इनके बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो वो लाई करता है मैटर पर, आदर बाय द मीन्स ऑफ इन्फ्यूज़न थ्रू द करिकुलम और बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट। तो चाहे वो मीन्स ऑफ इन्फ्यूज़न के चक्कर में हो, करिकुलम में इंक्लूड करना हर एक सब्जेक्ट को, या फिर फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सब्जेक्ट पे हो। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन द स्कूल करिकुलम। तो किसका क्या मतलब है? इंटरडिसिप्लिनरी इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन रिक्वायर्स इंक्लूजन ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब हो जाता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन में कि ये इंक्लूड करता है हर एक डिसिप्लिन को। इसमें कई सारे डिसिप्लिन इंक्लूड हो जाते हैं, बट देयर रिस्पेक्टिव रोल्स विल बी डिफरेंट। लेकिन इनका हम रोल अगर देखें तो वो अलग अलग हो जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, स्पेशली क्वान्टिटेटिवली, फॉर दे विल नॉट बी ऑल पार्टिसिपेट ऑल द टाइम। तो इनका जो है इंक्लूज़न होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे जो है एक टाइम पर एक साथ काम करें। द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स फर्स्ट ऑफ ऑल implies consideration of the times of the system in which the aspect of the reality constituting a problem occurs। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को फर्स्टली डील करती है और इम्प्लाई करती है कंसिडरेशन को उस सिस्टम के इन विच द एस्पेक्ट ऑफ द रियलिटी कंस्टिट्यूट आ प्रॉब्लम अकर्स। तो ऐसे एस्पेक्ट में जिसमें वो जो है रियलिटी कंस्टिट्यूट करती है प्रॉब्लम को। इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग इज़ अ टीचिंग मैथड। ये एक टीचिंग मैथड होता है इन विच टू और मोर डिसिप्लिन्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप। जिसमें दो या दो से अधिक जो है डिसिप्लिन्स को एक्सप्रेस किया जाता है, दिखाया जाता है विद देयर टर्म्स ऑफ इंटर रिलेशन। तो उसमें जो है लिंकेज दिखाया जाता है हर एक डिसिप्लिन के बीच में। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए ये पूरा डायग्राम प्रेजेंटेशन दिया गया है। तो इसमें जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन को प्रेजेंट किया जाता है वोकेशनल स्टडी के थ्रू, या फिर फिजिकल साइंस के थ्रू। मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है, आर्ट एंड ह्यूमनिस्टिक इन्वॉल्व होता है इसमें, देन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो जाता है, सोशल स्टडीज़ इसी में आता है, अर्थ साइंस आ जाता है, और लाइफ साइंस इसी में आता है, वोकेशनल स्टडीज़ भी इसी में इंक्लूड हो जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लिए। देन कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के, जैसे कि जियोग्राफी के लिए, या फिर हिस्ट्री है, साइंस है, सिविक्स है और आर्ट्स है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन अ स्कूल करिकुलम। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है प्रेजेंट करता है इन्वायरमेंटल मैटर्स को थ्रू अ रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स इन्फ्यूज़न। इसमें जो है एक रेंज होती है डिसिप्लिन्स की, उनमें इन्फ्यूज़न किया जाता है। इन्वायरमेंटल मैटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रेजेंटेड थ्रू अ वेरियस करिकुलम सब्जेक्ट। इन्वायरमेंटल मैटर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और प्रेजेंट किए जाते हैं वेरियस करिकुलम सब्जेक्ट पर। विद इन दिस अप्रोच environment is presented to the students through various disciplines, parted and unconnected।
तो इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में जो इन्वायरमेंट की एजुकेशन प्रेजेंट की जाती है स्टूडेंट्स को, वो पार्टेड रहती है, अलग अलग फॉर्म्स में होगी डिसिप्लिन के, और अनकनेक्टेड रहती है। उसमें किसी भी तरह का इंटर रिलेशन नहीं होता है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती है, वो इन्फॉर्मेशन पार्ट में होगी और अनकनेक्टेड होगी। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसमें जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रेजेंट की गई है और उसके लिए वोकेशनल स्टडीज़ आ जाती हैं। देन फिजिकल साइंस आ जाएगी, इसी में मैथमेटिक्स आती है, आर्ट एंड ह्यूमनिस्टिक आ जाता है, इसी में कम्युनिकेशन आ जाता है, सोशल स्टडीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, अर्थ साइंस आ जाता है, और लाइफ साइंस इसी में आता है। तो इस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को दिखाया गया है। देन इसके एग्जाम्पल्स प्रेजेंट किए गए हैं। अब रिलेशनशिप दिखाया गया है इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के बीच में। तो इंटरडिसिप्लिनरी जो है वो सब सिंगल सब्जेक्ट का इंक्लूजन होता है, जबकि मल्टीडिसिप्लिनरी जो है वो वेरियस सब्जेक्ट का इन्फ्यूजन होता है, और इसमें जो नॉलेज होती है वो पार्ट में आपको प्रोवाइड की जाएगी और वो नॉलेज जो है अनकनेक्टेड रहती है। द नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट। तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और मैनेजमेंट का क्या मतलब है, इसको समझेंगे। फर्स्टली वी अंडरस्टैंड अबाउट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्या है? इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का मतलब हो जाता है कि ये एक ग्रोथ और डेवलपमेंट है अवेयरनेस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, या फिर कॉन्शियसनेस के लिए, थ्रू टुवर्ड, मतलब कि हमारे जो है फिजिकल इन्वायरमेंट की ओर जो है हम इसमें अवेयरनेस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं और कॉन्शियसनेस को जो है बढ़ावा देते हैं। एंड इट्स प्रॉब्लम इंक्लूड ह्यूमन इंटरैक्शंस, और ये इसके इसमें जो है प्रॉब्लम्स को इंक्लूड किया जाता है ह्यूमन इंटरैक्शन के लिए, और एंड इफेक्ट्स एंड थिंकिंग इकोलॉजिकली, और द इन द टर्म्स ऑफ एन इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस। तो इसमें जो है इकोलॉजी को भी इंक्लूड किया जाता है, इकोसिस्टम भी इंक्लूड किया जाता है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इज to understand the fragility of our environment and the importance of its protection. Promoting environmental awareness is an easy way to become an environmental steward and participate in creating a brighter future for our children. तो इस तरह से इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लिए अवेयरनेस की जाती है। देन नीड पे आते हैं कि क्यों ज़रूरत होती है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए। तो इसमें नीड आ जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लान्स। तो इम्प्लीमेंट किया जाता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लान्स को इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के थ्रू। देन चेंजिंग द माइंडसेट, तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के थ्रू ही पब्लिक का माइंड चेंज किया जाता है। मेक अवेयर ऑफ द हेल्थ इम्पैक्ट, तो अवेयर किया जाता है पीपल्स को कि हेल्थ इम्पैक्ट क्या होंगे इन्वायरमेंट के। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी इसको किया जाता है। उसके बाद सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की जाती है। लिमिटेड रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन होता है। रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाता है इसकी अवेयरनेस के थ्रू। द नेक्स्ट आ जाता है अप्रोचेस फॉर द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए क्या क्या अप्रोचेस होती हैं? तो इसमें फर्स्ट आ जाती है सेलिब्रिटीज़ इन मीडिया कैंपेन्स। तो सेलिब्रिटीज़ इन मीडिया कैंपेन भी इसकी एक अप्रोच है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए। द नेक्स्ट अप्रोच आ जाती है इसमें फोकसिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स। तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं वो भी स्पेसिफिक सेक्टर्स में। द नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इन टीचिंग प्रोग्राम्स। तो टीचिंग प्रोग्राम में भी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को दिखाया जा सकता है, तो इसको भी एक इसका अप्रोच माना जाएगा। देन नेक्स्ट आ जाता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर ह्यूमन एंड यूथ। इन्वायरमेंटल एजुकेशन के प्रोग्राम्स को चलाया जाता है, इसके अवेयरनेस को चलाया जाता है। तो इसमें जो है प्रोग्राम चलाए जाते हैं वुमेंस के लिए और यूथ के लिए। इसके बाद आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस।
तो टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इसमें? इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई हैं टीचर की कि कैसे जो है एनवायरमेंटल अवेयरनेस को डेवलप किया जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टीचर की, यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट हम पे आते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पे। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का क्या मतलब हो जाता है? तो द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ द वाइड स्प्रेड अवेयरनेस। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का मतलब जो होता है एक वाइड स्प्रेड अवेयरनेस से लिया जाता है कि वो जो है ह्यूमन को इम्पैक्ट करता है इन्वायरमेंट के लिए। इन लाइमेंस लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इन्वायरमेंटल हेल्थ इज़ रेगुलेटेड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन्वायरमेंटल हेल्थ को रेगुलेट किया जाता है। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट एस्पायर टू मैनेज द इन्वायरमेंट इटसेल्फ। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नहीं एस्पायर होती हैं कि वो अपने आप से इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकें, बट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्टेप्स टेक किए जाते हैं, स्टेप्स को लिया जाता है एंड बिहेवियर टू हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। और बिहेवियर के द्वारा जो है पॉजिटिव इफेक्ट जो है इन्वायरमेंट पे दिखाया जाता है। Environmental management involves the wise use of एक्टिविटी। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के द्वारा वाइज यूज जो है इन्वॉल्व किया जाता है एक्टिविटी और रिसोर्सेज का, जिससे इम्पैक्ट होता है वर्ल्ड पर। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप आ मैनेजमेंट प्लान। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो डेवलप करते हैं मैनेजमेंट प्लान्स को और सिस्टम को टू इम्पैक्ट मैनेज एंड मेंटेन इन्वायरमेंटल गोल्स। तो उसके जो है इम्पैक्ट को देखते हैं, मैनेज को देखते हैं और मेंटेन करते हैं इन्वायरमेंटल गोल्स को। देन इसकी डेफिनेशन बताई गई है अकॉर्डिंग टू जोली। Environmental management is the process of allocating natural and artificial resources। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें allocate किया जाता है natural और artificial resources को so as to make optimum use of environment in justifying human basic human needs at a minimum and more if the possible on the sustainable basis। तो इसमें जो है मिनिमम ह्यूमन नीड्स को मिनिमम बेसिस पे और जितना कि पॉसिबल हो सकता है उसमें सस्टेनेबल जो है बेसिस पे उसमें सेटिस्फाई करने के लिए जो है ऑप्टिमम यूज़ किया जाता है इन्वायरमेंट का। देन कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की। इसके बाद टूल्स और टेक्निक्स आ जाती हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की टूल्स और टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है फर्स्ट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको EMS कहते हैं। तो इसको जो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इनेबल करता है एक फर्म और कंपनी को कि वो मैनेज कर सके इन्वायरमेंटल अफेयर्स को इन अ प्लान्ड वे एंड सिस्टमैटिक तरीके से जो है उसको मैनेज किया जा सके और आइडेंटिफाई किया जा सके वेज को कि कैसे इम्प्रूव किया जाए इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को। देन नेक्स्ट टूल्स एंड टेक्निक्स में आ जाता है इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग। इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग जो है ये एक टूल होता है जो चेक करता है वेदर अ फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग व्हाट इज शुड बी डूइंग। तो ये जो है चेक करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन वही काम कर रहा है जो उसे करना चाहिए या नहीं। देन आ जाता है इन्वायरमेंटल लेबलिंग। तो लेबलिंग का क्या मतलब है? ये स्कीम अवार्ड्स Environmental labeling schemes award a environmental label to those products that are judged to be less harmful to environment than others within the same product groups। तो इन्वायरमेंटल लेबलिंग का मतलब हो जाता है कि इसमें ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो प्रोडक्ट्स वो बन रहे हैं वो ज़्यादा हार्म ना करें हमारे इन्वायरमेंट को। इसके बाद नेक्स्ट टूल्स एंड टेक्निक्स में आ जाता है लाइफ साइकिल असेसमेंट। इसको LCA कहा जाता है। तो ये एक टूल होता है जो आइडेंटिफाई करता है और एसेस करता है वेरियस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को जो एसोसिएट किए जाते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ में। द नेक्स्ट टूल्स एंड टेक्निक्स में आ जाता है इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स। तो ये जो है इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं एक फर्म को कि वो मेज़र कर सके इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को और इसके जो है एफर्ट्स को कि कैसे इम्प्रूव किया जा सके इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंसेस को। देन नेक्स्ट टूल्स एंड टेक्निक्स में इन्वॉल्व होंगे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, इको बैलेंसेज इसमें नेक्स्ट आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट आ जाता है इन्वायरमेंटल कैरेक्टर्स। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट।
तो ये जो है इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, चैलेंजेस ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पे। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के चैलेंजेस में फर्स्ट आ जाएगा ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो बढ़ती हुई आबादी जो है ये एक चैलेंज हो जाता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए। द नेक्स्ट इसमें आ जाता है चैलेंज में पॉवर्टी। तो बढ़ती हुई महंगाई भी इसका एक चैलेंज हो जाता है कि कैसे जो है इन्वायरमेंट को मैनेज किया जा सके। एग्रीकल्चर ग्रोथ भी इसका एक इम्पॉर्टेंट जो है चैलेंज हो जाता है। देन नीड टू ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो लगातार घटता चला जा रहा है, इसके लिए भी एक चैलेंज होगा ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए। देन नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट की लगातार कटाई होती चली जा रही है जिससे कि वन कम होते चले जा रहे हैं, हमारी एयर पॉल्यूटेड हो रही है, इसलिए इन्वायरमेंट के लिए एक चैलेंज है ये डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट। देन है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड भी इसके लिए एक चैलेंज है। देन नेक्स्ट आ जाता है इसमें रीओरिएंटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। रीओरिएंटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन भी इसमें एक चैलेंज है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में रिडक्शन होना ये भी एक चैलेंज आ जाता है। द नेक्स्ट चैलेंज है सिविल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्बनाइजेशन। द नेक्स्ट है इसमें एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन की वजह से भी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में चैलेंज देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन किया गया है हर एक चैलेंज का यहाँ पे। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए एक्सप्लेनेशन है, देन पॉवर्टी के लिए बताया गया है। तो ये सब चैलेंजेस हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए। देन फोर्थ नंबर पे आ जाता है नीड टू ग्राउंड वाटर। फिफ्थ है डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट। देन सिक्स है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। देन सेवन्थ आ जाता है इसी में रीओरिएंटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। एट्थ है इसी में रिडक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। देन नाइन्थ आ जाता है इसी में सिविल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्बनाइजेशन। देन नेक्स्ट आ जाता है एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। अब हम आते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का क्या मतलब है? तो ये एक ब्रॉड टर्म हो जाता है फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, दैट फर्दर द गोल ऑफ मेकिंग लाइफ मोर सस्टेनेबल फॉर द प्लानट। तो जिसमें मेक किया जाता है गोल्स को लाइफ के मोर सस्टेनेबल के लिए जो है इस प्लानट पे। अल्टीमेटली पीपल वांट टू हेल्प द प्लानट सर्वाइव। तो जो है हर एक पीपल जो है हेल्प करना चाहता है प्लानट सर्वाइवल के लिए नेचुरली एंड विद नो नेगेटिव इम्पैक्ट। और वो चाहता है कि यहाँ पे किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ह्यूमन रेस में ना आए। हेल्पिंग कीप द प्लानट सेफ। तो हमें हेल्प करना कि प्लानट जो है हमारा वो सेफ रहे, हेल्दी रहे, इसी को हम कंजर्वेशन कहते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कम्स इन मैनी फॉर्म्स। इसको हम हर एक तरीके से समझ सकते हैं, कई तरीके होते हैं रिमाइंड करने के इसके। माइंडफुल ऑफ द डेली चॉइसेस, ये हमें रिमाइंड कराता है माइंडफुल डेली चॉइसेस को। नो मैटर हाउ बिजी योर लाइफ में भी, कितना भी हम बिजी हों, या फिर इट रिमेन्स इजी टू मेक स्मॉल येट नेसेसरी चेंजेस फॉर द गुड ऑफ द अर्थ। देन यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए प्रैक्टिसेस बताई गई हैं। तो इन प्रैक्टिसेस में फॉरेस्ट कंजर्वेशन आता है कि हमें जो है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस में आएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस में आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। देन नेक्स्ट आ जाता है इसमें वाटर कंजर्वेशन। तो वाटर का भी कंजर्वेशन करना चाहिए। देन नेक्स्ट है इसमें मिनरल कंजर्वेशन। फिर नेक्स्ट है इसमें फूड कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एंड लास्ट है इसमें लैंड कंजर्वेशन। तो ये सब इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए प्रैक्टिसेस होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पे आते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का मतलब हो जाता है कि ये जो है ह्यूमन बींग के लिए कॉन्शियसली प्रोटेक्ट करना चाहिए इन्वायरमेंट को, और रिजनेबल नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। एक्स्ट्रा जो है इसमें इनका वेस्टेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें पूरी तरह से।
ऑब्जेक्टिव्स इसके बताए गए हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के। तो इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि कंट्रोल करना इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन को, प्रिवेंट करना इन्वायरमेंटल डैमेजेस को। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड रिक्लेमेशन। द नेक्स्ट है इसमें प्रोटेक्शन ऑफ स्पेशल वैल्यू टू द नेचुरल इन्वायरमेंट। इसके बाद मीनिंग आ जाता है इन्वायरमेंटल पॉलिसी का। तो इसका क्या मीन है? एन इन्वायरमेंटल पॉलिसी इज अ स्टेटमेंट, ये एक तरह से स्टेटमेंट होता है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स इंटेंशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसके इंटेंशन के लिए प्रिंसिपल्स इन रिलेशन टू इट्स ओवरऑल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। तो उसमें प्रिंसिपल्स बताए जाती हैं उसके ओवरऑल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस से रिलेशन में, विच प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। तो ये प्रोवाइड करते हैं एक फ्रेमवर्क को एक्शन में, एंड फॉर द सेटिंग ऑफ इट्स इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स। तो इसमें सेटिंग की जाती है इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स की। द नेक्स्ट टर्म में बताया गया है इंस्टीट्यूशन को। तो इंस्टीट्यूशन फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को डिफाइन किया गया है यहाँ पे, जिसमें फर्स्ट इंस्टीट्यूशन आ जाता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का। ये मुंबई में है और इसको BNHS के नाम से जाना जाता है। इसमें 6 मेंबर सोसाइटी के होते हैं एक स्मॉल सोसाइटी के लिए, और 1883 में इसको स्टार्ट किया गया था। द नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन आ जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर। ये इसको जो है WWF फर्स्ट कहते हैं। ये न्यू दिल्ली में है, इनिशिएट किया गया था 1969 में। इसके बाद नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन आ जाता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का, जिसको CSE के नाम से जाना जाता है, न्यू दिल्ली का है ये। देन नेक्स्ट है इसमें CPR इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर चेन्नई। देन नेक्स्ट आ जाता है सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन CEE, ये अहमदाबाद का है। देन नेक्स्ट है इसमें 6 नंबर पे भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च, इसको PVIEER पुणे में है ये। देन इसी तरह से कुछ और इंस्टीट्यूशन बताए गए हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो इस तरह से ये सब इंस्टीट्यूशन थे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम पे आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? ये एक कॉमन टर्म हो जाता है सस्टेनेबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि कैपेसिटी टू एंडेवर। इसका मतलब है in ecology it is the term describing how biological system remains diverse। तो ये एक इकोलॉजी में इसको डिफाइन किया जाता है कि कैसे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारा वो कितना डाइवर्स है, उसमें जो है क्या परिवर्तन पाया जाता है, एंड प्रोडक्टिव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें क्या प्रोडक्टिविटी है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसे देखा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया जाता है एज अ पैटर्न ऑफ सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए विच ऑप्टिमाइज करता है इकोनॉमिक एंड सोसाइटल बेनिफिट्स को जो अवेलेबल होते हैं प्रेजेंट में, विदाउट स्पॉइलिंग द लाइकली पोटेंशियल फॉर द सिमिलर बेनिफिट इन द फ्यूचर। तो इसमें ये नहीं देखा जाता है कि हम जो है सिमिलर बेनिफिट के लिए फ्यूचर में उनको यूज़ कर सकें, बल्कि इसमें प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए उनका बेनिफिट लिया जाता है। इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझाया गया है। मल्टी डायमेंशनलिटी ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझाया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सर्कल में काम करता है, इकोनॉमिक सोशल एंड इकोलॉजिकल जो है एस्पेक्ट इसमें चलते रहते हैं। देन रीजंस बताए गए हैं अनसस्टेनेबिलिटी के लिए। तो ये कुछ रीजंस आपको डिफाइन किए गए हैं यहाँ पे। फिर इसकी इम्पोर्टेंस आ जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस हो जाती है
पॉपुलेशन के लिए, पॉवर्टी के लिए, जेंडर इक्विटी के लिए और पैटर्न ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी इसकी इम्पोर्टेंस है, फॉरेस्ट के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए और एग्रीकल्चर, प्रोटेक्शन ऑफ ओशियंस, बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो है इम्पोर्टेंस हो जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। इसके बाद चैलेंजेस डिफाइन किए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें चैलेंजेस में आ जाता है डिसएग्रीमेंट बिटवीन स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर में जो डिसएग्रीमेंट होंगे वो इसके चैलेंजेस में आ जाते हैं। देन अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता जितनी होगी वो भी इसका चैलेंज होगा। इसके बाद कंजम्पशन एंड लाइफस्टाइल भी इसका एक चैलेंज है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स ओवर कॉजेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्लोबलाइजेशन भी इसका एक चैलेंज है। जेंडर इक्विटी आ जाता है इसी में। एजुकेशन इसी में आ जाता है। इसके बाद अर्बनाइजेशन एंड रूरल डेवलपमेंट इसी में आता है। देन बताया गया है नेक्स्ट टॉपिक में मेजर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या मेजर्स हैं उनको जान लेते हैं। फर्स्ट मेजर आ जाता है इसमें यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो अप्रोप्रिएट एक सुटेबल टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। द नेक्स्ट है इसमें अडॉप्टिंग रिड्यूस रीयूज रिसाइकल अप्रोच। द नेक्स्ट आ जाता है प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अवेयरनेस को और इसकी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। द नेक्स्ट है इसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन करना चाहिए एज पर कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। द नेक्स्ट एंड लास्ट आ जाता है इसमें इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्लूडिंग सोशल कल्चर इकोनॉमिक डायमेंशंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है यूज़ ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन में कैसे मीडिया और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे, इस चीज़ को समझेंगे। मास मीडिया का मतलब हो जाता है कि ये एक टूल होता है जो ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन को, कॉन्सेप्ट को, आइडियाज़ को और इसको जो है जनरल ऑडियंस और स्पेसिफिक ऑडियंस दोनों पे जो है स्प्रेड किया जाता है इंफॉर्मेशन को, जो कंप्राइज किया जाता है इंस्टीट्यूशन और टेक्निक्स के द्वारा बाय स्पेशलाइज्ड ग्रुप के द्वारा एम्प्लॉय टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस का इसमें एम्प्लॉय किया जाता है, जैसे कि प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, फिल्म, इंटरनेट एक्सेट्रा। तो ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं मास मीडिया में। देन नेक्स्ट टर्म आ जाता है यूज़ ऑफ मीडिया इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लिए मीडिया का क्या यूज़ है वो यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट टर्म आ जाता है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। तो इसमें टाइप्स में आ जाता है फर्स्ट टाइप प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के एग्जांपल हो जाएंगे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेक्स्ट बुक्स, वाउचर्स इसी में आते हैं, जर्नल्स भी इसी में आ जाएंगे। देन नेक्स्ट टाइप आ जाता है नॉन प्रिंट मीडिया का। नॉन प्रिंट मीडिया वो होंगे जैसे कि एजुकेशनल रेडियो जो होंगे या एजुकेशनल टीवी इसी में आ जाएगी, फिल्म्स और इंटरनेट इसी में आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे शो किया गया है। इन सारी कैटेगराइजेशन का एक्सप्लेनेशन बताया गया है। न्यूज़पेपर से हम डेली लाइफ में कनेक्ट होते हैं, इसलिए न्यूज़पेपर एक हमारे लिए मास मीडिया का काम करता है। यूज़ बताया गया है फिर न्यूज़पेपर का। देन मैगजीन्स आ जाती हैं। तो मैगजीन्स भी एक टूल हो जाती हैं हमारी स्किल्स को और हमारी जो है नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर इसमें जो है हमारी नॉलेज को इन्हांस करता है। देन यूज़ बताया गया है मैगजीन्स का। इसके बाद नेक्स्ट है वाउचर्स। तो वाउचर्स इसी में आ जाएंगे। वाउचर्स का मतलब हो जाता है कि ये एक विजुअल एड्स हो जाते हैं जो कंसिस्ट करते हैं पिक्चर्स को और वर्ड्स को। देन यूज बताया गया है वाउचर्स का प्री टीचिंग और वाइल्स टीचिंग के लिए। देन पोस्ट टीचिंग के लिए भी इसका यूज बताया गया है। देन नेक्स्ट टाइप आ जाता है मास मीडिया का टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो है हमारे लिए एक साधन होती है, वो जो है टीचर्स को इन्हांस करती है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करती है, इन एक्टिविटीज़ को प्रोग्रेस पे ले जाती है। तो ये टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होती हैं और टीचर्स के लिए भी बेनिफिशियल होती हैं। देन यूज़ बताया गया है टेक्स्ट बुक का। तो ये इंडिविजुअलाइज करती हैं इंस्ट्रक्शन को, ऑर्गेनाइजेशन करती हैं इंस्ट्रक्शन का,
कंट्रीब्यूशन करती हैं, इम्प्रूव करती हैं टीचिंग को। देन नेक्स्ट आ जाता है टाइप में जर्नल्स। तो जर्नल्स जो हैं एक तरीका होते हैं जो स्टूडेंट को प्रोसेस करते हैं, उनके थॉट्स को, उनकी फीलिंग्स को, ओपिनियंस को और इमोशंस को पेपर पर। तो ये जो है जर्नल्स हो जाते हैं। जर्नल्स का यूज़ बताया गया है जैसे कि नोट टेकिंग, वोकैबुलरी और इंटरव्यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सारे जर्नल्स के यूज़ आ जाएंगे। देन नॉन प्रिंट मीडिया कैटेगराइजेशन आता है। तो नॉन प्रिंट मीडिया वो होगा जो हार्ड कॉपी पे नहीं होगा। तो ये सब नॉन प्रिंट मीडिया हो जाएंगे जिनको प्रिंट नहीं किया जाएगा। जैसे कि रेडियो, रेडियो को हम सिर्फ सुन सकते हैं। रेडियो हमारे लिए एक इफ़ेक्टिव ऑडिटरी इंस्ट्रूमेंट हो जाता है कम्युनिकेशन का, और ये जो है एजुकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन टीवी आ जाता है। तो टीवी भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, ये भी विजुअल एड में आता है। तो ये जो है एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए अच्छा माना जाता है। देन नेक्स्ट है इसमें फिल्म्स। तो फिल्म भी हमें ये दिखाती हैं कि कैसा जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज होनी चाहिए फ़िल्म्स में। तो अलग-अलग तरीके से फ़िल्म्स का भी इम्पोर्टेंस होता है। देन नेक्स्ट है इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है एक ह्यूज रीच हो चुका है आज के टाइम पे। इंटरनेट पे ही पूरी तरह से ह्यूमन डिपेंड कर रहा है, इसलिए इंटरनेट भी मास मीडिया में आ जाएगा, एक टाइप है। देन रोल बताया गया है प्रिंट और नॉन प्रिंट मीडिया का एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए। तो रोल में इसके आ जाता है कि कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं जैसे कि दैनिक दैनिक भास्कर कैंपेन्स और जल सत्याग्रह, टोयोटा ग्रीन कैंपेन इसी में आ जाएगा, ग्रीन कैंपेन, ग्रीन चैंपियन इसी में आएगा। देन माई अर्थ माई ड्यूटी, ये भी इसी का एक एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट टर्म पे आते हैं यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया जा रहा है एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए, इसको जान लेते हैं। ये ऑफर करता है अपॉर्चुनिटी को एनवायरमेंटल एजुकेटर्स को, प्रोवाइड करता है करंट इन्फॉर्मेशन को और वाइड एक्सेस को प्रोवाइड करता है। देन इंक्रीज करता है स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट और मोटिवेशन को। और उसके बाद रिड्यूस करता है यूज़ ऑफ पेपर्स को, ईज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। तो ये सारे यूजेस हो जाते हैं टेक्नोलॉजी के। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट पे। इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट फॉर्म करता है cornerstone of the biodiversity conservation in the India, containing vital support for provide safe havens in which animal, planet, plants and other environment bodies can survive and thrive। तो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं और सपोर्ट करते हैं वाइटल रिसोर्सेज को, ताकि एक सेफ जो है हेवन प्रोवाइड किया जा सके जितने भी इन्वायरमेंटल बॉडीज होती हैं जो सरवाइव करती हैं उनके लिए। तो इस तरह से कई सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे और प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए थे, नेचुरल प्रोजेक्ट्स थे ये, जैसे कि सेव टाइगर प्रोजेक्ट, गंगा एक्शन प्लान और नेचुरल कैंप, और लास्ट था इसमें जंगल लॉज। तो गंगा एक्शन प्लान जो था वो चलाया गया था 5 मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर्स में इस संसार की, और द रिवर फ्लो थ्रू 100 सिटीज़। तो ये जो रिवर्स थी वो 100 सिटीज़ में जो है 100 सिटीज़ से होकर जाती थी एंड टाउन्स से होकर जाती थी, इसलिए गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था। और गंगा एक्शन प्लान जो था वो एक था क्लीनिंग प्रोग्राम्स में से, जैसे कि गंगा महासभा, नेशनल रिवर गंगा बसीन अथॉरिटी, NRGBA, देन नामिमी गंगा प्रोग्राम, गंगा मंथन एक्सेट्रा। तो ये सारे प्रोग्राम्स चलाए गए थे। इट वाज लॉन्च्ड, इसको लॉन्च किया गया था श्री राजीव गांधी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 14 जनवरी को 1986 में। इसका मेन ऑब्जेक्ट था कि पॉपुलेशन को दूर करना, इम्प्रूव करना वाटर क्वालिटी को,
इंस्पेक्शन के थ्रू, डाइवर्जन के थ्रू, और उसमें ट्रीटमेंट करना डोमेस्टिक सेवेज का, और प्रेजेंट करना टॉक्सिक को और इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्टेज को इससे हटा देना पूरी तरह से। देन फीचर्स बताए गए हैं गंगा एक्शन प्लान के। देन ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं गंगा एक्शन प्लान के। फिर कॉजेज बताए गए हैं, तो कॉजेज में फर्स्ट आ जाता है कि ह्यूमन वेस्ट इसी में जाता है, तो ये इसका जो है एक कॉज है। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जो है रिवर्स में ही जाता है, तो ये भी इसका एक कॉज हो जाता है। रिलीजियस ट्रेडिशन जो जितने भी होते हैं उसमें, जैसे हम पानी में जो है उनको कर देते हैं रिलीजियस ट्रेडिशंस को, तो इससे भी जो है पॉल्यूट हो जाती है हमारी रिवर। देन फेज चलाए गए थे गंगा एक्शन प्लान के, तो फर्स्ट फेज इसमें आ गया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स बताए गए। इसके ऑब्जेक्टिव्स में था बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द रिवर, देन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल, टोटल कॉलीफॉर्म पॉइंट एंड फेकल कॉलीफॉर्म पॉइंट, तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। देन सेकेंड फेज आया, सेकेंड फेज के ऑब्जेक्टिव्स बताए गए। तो इसमें जो है यमुना एक्शन प्लान शामिल था पूरी तरह से, और नेक्स्ट था इसमें गोमती एक्शन प्लान, और लास्ट था दामोदर एक्शन प्लान। तो इसमें स्टेट शामिल थे कौन कौन से कवर किए गए थे। उत्तराखंड कवर किया गया था, उत्तर प्रदेश कवर किया गया था, बिहार इसी में आ गया, झारखंड आ गया था, वेस्ट बंगाल आता था, दिल्ली, हरियाणा इसी में आ गए थे। देन वीकनेस क्या थी गंगा एक्शन प्लान की, तो लिमिटेड स्कोप था इसका इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। देन नेक्स्ट आ जाता है कि इनएडिक्वेसी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वाटर क्वालिटी। तो नेक्स्ट हो गया इसी में इनएडिक्वेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ वाटर क्वालिटी। इसके बाद थर्ड आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ एड ऑन चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। देन फोर्थ है इसी में इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल चॉइस फॉर ट्रीटमेंट। देन नेक्स्ट है इसी में इनअप्रोप्रिएट पॉलिसी ऑफ डिस्चार्जिंग। देन 6 नंबर पे आ जाता है लैक ऑफ क्लियर पॉलिसी, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। देन नेक्स्ट आ जाता है अदर वीकनेसेस, तो अदर वीकनेसेस में कई सारी वीकनेस बताई गई हैं इसके गंगा एक्शन प्लान की। देन नेक्स्ट प्रोजेक्ट था सेव टाइगर प्रोजेक्ट। सेव टाइगर प्रोजेक्ट जो है फाउंड किया गया था 1972 में, और इसको लॉन्च किया गया 1 अप्रैल 1973 में कार्बेट नेशनल पार्क के लिए। ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं यहाँ पे सेव टाइगर प्रोजेक्ट के लिए, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन की एलिमेंट्स आ जाते हैं सेव टाइगर प्रोजेक्ट के, तो ये इसमें की एलिमेंट्स को डिफाइन किया गया है। स्टेट कौन कौन से इन्वॉल्व थे इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो इसमें आंध्र प्रदेश था, अरुणाचल प्रदेश था, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु के, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल इसी में शामिल था। तो थर्ड यूनिट हमारी यहीं पे एंड होती है। आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट यूनिट हमारी 5th यूनिट है, सॉरी ये यूनिट 4 है, और इसमें फर्स्ट टॉपिक आ जाता है को करिकुलम एक्टिविटीज़ इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो क्या को करिकुलम एक्टिविटीज़ बताई गई इन्वायरमेंटल एजुकेशन में, उन्हें देखेंगे। को करिकुलम एक्टिविटीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो आउटसाइड कराई जाती हैं रेगुलर एकेडमिक करिकुलम से हटकर, तो इनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंस पहले देख लेते हैं को करिकुलम एक्टिविटीज़ की इन्वायरमेंटल एजुकेशन में, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है यहाँ पे। देन नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज़ इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन।
तो इसमें फर्स्ट टाइप आ जाता है को करिकुलम एक्टिविटीज़ का, कि फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इसमें शामिल होंगी, जैसे कि एथलेटिक्स, योगा, स्विम, फ्री प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन एंड गार्डनिंग, मार्स ड्रिल, आसन, जूडो, ड्राइविंग। तो ये सारे फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। देन नेक्स्ट है एकेडमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। एकेडमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी वो सारी एक्टिविटीज़ जो रिलेट करेंगी साइंस क्लब से, हिस्ट्री क्लब से, इकोलॉजिकल क्लब से, इकोनॉमिक्स क्लब से, जियोग्राफिकल क्लब से या सिविक क्लब से। तो ये पूरी इंस्टीट्यूशन के डिफरेंट जो है सब्जेक्ट से ही रिलेट करेंगी। लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ इसी में आ जाएंगी। तो लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ का मतलब हो जाता है कि स्टूडेंट्स की एबिलिटी देखना इसमें, जैसे कि पब्लिशन ऑफ द स्कूल मैगजीन, वॉल मैगजीन, बुलेटिन बोर्ड्स, डिबेट्स कराना और न्यूज़पेपर रीडिंग कराना, ऐसे पोएम राइटिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें की जाएंगी। कल्चरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जिसमें कि डांस आ जाएगा, ड्रामा आ जाएगा, डांसिंग आ जाएंगी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें शामिल होंगी। सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आएंगी, जिसमें एनएसएस, एनसीसी, ये सारे आ जाएंगे। मोरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आती हैं, तो इसमें सोशल सर्विस, सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडेज, ये सारे आ जाएंगे। ग्रेट मैन के बर्थडेज को सेलिब्रेट करना, तो ये सब इसमें शामिल होंगे। देन सिटीजनशिप ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ आएंगी। और उसके बाद नेक्स्ट है लेजर टाइम एक्टिविटीज़। देन नेक्स्ट है इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। देन नेक्स्ट आ जाता है ट्री प्लांटेशन। तो ट्री प्लांटेशन किया जाता है कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ को लगाकर जो है फॉरेस्ट्री तैयार करना, या फिर जो है हमें इन्वायरमेंट को किसी न किसी तरह से हेल्प करना, उसे प्रोटेक्ट करना। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं यहाँ पे। देन इम्पोर्टेंस आ जाती है ट्री प्लांटेशन की। तो इसकी इम्पोर्टेंस में शामिल हो जाती है कि ट्रीज़ प्रोवाइड ऑक्सीजन। ट्रीज़ जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं। ट्रीज़ कूल द स्ट्रीट एंड द सिटी। तो स्ट्रीट और सिटी को जो है कूल करते हैं। द नेक्स्ट है ट्रीज शील्ड फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज। ये हमें जो है बचाव करते हैं हमारा अल्ट्रावायलेट रेज से। देन प्रोवाइड करते हैं फूड, हील को प्रोवाइड करते हैं, रिड्यूस करते हैं सॉइल इरोजन को, एंड कंट्रोल करते हैं क्लाइमेट को। ट्री प्लांटेशन इन स्कूल के बारे में बताया गया है। तो स्कूल्स के लिए भी ट्री प्लांटेशन बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वहाँ का इन्वायरमेंट भी नेचुरल रहे और हेल्दी रहे। देन वन महोत्सव और ट्री प्लांटेशन सेरेमनी आ जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ट्री प्लांटेशन को रिमेम्बर करने के लिए। नेक्स्ट अब में बताया गया है अवेयरनेस कैंपेन के बारे में। तो अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए और अवेयरनेस जगाने के लिए। तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इन स्कूल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर बताया गया है वेज टू इंक्रीज इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इन स्कूल। तो कौन कौन से तरीके से हम इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसमें पहला आ जाता है बाल स्वच्छता अभियान के द्वारा, जिसको लॉन्च किया गया था 14 नवंबर को। बर्थडे एनिवर्सरी थी ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है एनिवर्सरी थी ये बर्थडे एनिवर्सरी, उस पर इसको लॉन्च किया गया था बाल स्वच्छता अभियान को। तो इसी वेज में आ जाता है इको क्लब्स एंड नेशनल ग्रीन क्रॉप्स। देन अवेयरनेस ऑफ 3 Rs इन स्कूल्स आ जाता है। तो रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल का कॉन्सेप्ट आया। देन मास अवेयरनेस इसी में आ जाता है। इसके बाद मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं इसी में नेक्स्ट टॉपिक में। मॉन्यूमेंट्स का मतलब हो जाता है कि ये डिस्क्राइब करते हैं एंशियंट मॉन्यूमेंट्स को। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स का मतलब हो जाता है कि एक स्ट्रक्चर या इरेक्शन या मॉन्यूमेंट्स या फिर किसी भी तरह का टुमुलस या प्लेस जो है, या फिर कोई केव या फिर कोई रॉक स्कल्पचर
इंस्क्रिप्शन इसी में आ जाएंगे। मोनोलिथ आ जाते हैं जो हिस्टोरिकल हो और उनके पीछे की कोई स्टोरी हो या आर्टिस्टिक इंटरेस्ट हो उसमें, तो ये सब मोनूमेंट्स में आ जाते हैं। और इनमें जो है इनकी एग्जिस्टेंस के लिए टाइम पीरियड भी दिया गया था कि 100 साल से कम का नहीं होना चाहिए वो एग्जिस्टेंस पीरियड इनका। मोनूमेंट्स में नाम आ जाते हैं जिनको एंशियंट हेरिटेज कहा जाता है, जैसे कि ताजमहल आगरा, कुतुब मीनार दिल्ली में जो है, तो ये सब मोनूमेंट्स के नाम हैं। देन आते हैं सम रिनाउंड मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया, जिसमें ताजमहल आ जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क आता है, महाबोधि टेम्पल आ जाता है, फतेहपुर सीकरी आता है इसी में, एलिफेंटा केव्स आ जाती हैं, जम्मू कश्मीर आता है इसी में। देन इम्पोर्टेंस बताई गई है सेविंग हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। तो क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? प्रमोट करता है टूरिज्म को, ये प्रोवाइड करता है नॉलेज अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए। देन इट इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रहते हैं ये। फिर नेक्स्ट हम आ जाता है कम्युनिटी वर्क का। तो कम्युनिटी वर्क का मतलब होता है कि ये जो है सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें किसी न किसी तरीके से जो है पब्लिक को अवेयर किया जाता है, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के थ्रू हो, ड्रामा के थ्रू हो, या स्पीच के थ्रू हो, या सॉन्ग के थ्रू हो। इसमें एक्टिविटीज़ बताई गई हैं फिर कम्युनिटी वर्क के लिए। देन स्किल्स और क्वालिटी बताई गई हैं कम्युनिटी वर्क के लिए जो एसेंशियल होती हैं। इसके बाद एजेंसीज और प्रोग्राम्स को बताया गया है जो प्रमोट करते हैं कम्युनिटी वर्क को। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है अर्थ सिस्टम गवर्नेंस प्रोजेक्ट। देन सेकंड है इसी में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जिसको GEF कहते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC कहते हैं जिसको। देन नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। देन नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देन नेक्स्ट आ जाता है एनवायरनमेंट वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट है एजेंसी फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एंड रूरल टेक्नोलॉजी। देन नेक्स्ट है इसी में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। और नेक्स्ट आ जाता है एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट है दिल्ली ग्रीन्स। और नेक्स्ट आ जाता है इसी में विंध्यन इकोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री फाउंडेशन। देन नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देन नेक्स्ट है नेशनल एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन, नेशनल सर्विस स्कीम NSS। तो ये भी आ जाता है इसी में, इनके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो ये सेकंड हो गया ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। देन थर्ड है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। देन नेक्स्ट आ जाता है IUCN। देन नेक्स्ट है UNEP। देन नेक्स्ट आ जाता है WNO। इसके बाद सेवन्थ नंबर पे आ जाता है ANERT। देन नेक्स्ट है CSEEFI। नेक्स्ट आ जाता है दिल्ली ग्रीन्स। नेक्स्ट है उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है VENHF। देन नेक्स्ट आ जाता है MOEFCC। देन नेक्स्ट है NEAC। फिर नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है NSS। बेनिफिट्स क्या हैं कम्युनिटी वर्क के? तो इसमें रोल मॉडल्स आ जाते हैं बेनिफिट में, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको खुद करते हैं तो वो अपने रोल मॉडल को प्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी एंड कनेक्शन आ जाता है। देन स्किल्स। और लास्ट आ जाता है इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट डेवलप होता है स्टूडेंट में, मेंटल हेल्थ उनकी हेल्दी रहती है और वेल बीइंग आ जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, कैसे हम जज करेंगे वैल्यूज़, आइडियाज़ को, ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को।
उसके लिए क्या क्राइटेरिया है ये देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बताए गए हैं इवैल्यूएशन के लिए, ये ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब किए गए हैं। फ्रेमवर्क फॉर इवैल्यूएटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, क्या फ्रेमवर्क है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को करने के लिए। तो ये पूरा फ्रेमवर्क जो है आपको चार्ट के थ्रू डिस्कस किया गया है, जिसमें कंटेंट आ जाता है। तो कंटेंट रिक्वायर्ड टू यू, देन उसमें कंपिटेंसीज इन्वॉल्व होंगी और उसके बाद उसे कनेक्ट किया जाएगा इन्वायरमेंटल नॉलेज और डिस्पोजिशन टूवर्ड द इन्वायरमेंट के साथ में। देन इसमें स्किल्स आ जाती हैं एंड कंपिटेंसीज आएंगी जो रिक्वायर होंगी इवैल्यूएशन के लिए। तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा आइडेंटिफाइंग एनवायरमेंटल इश्यूज को सबसे पहले जानना, आइडेंटिफाई करना, देन एनालिसिस एनवायरमेंटल इश्यूज, एनालिसिस करना उनका। देन नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल सॉल्यूशन टू इन्वायरमेंटल इश्यूज, तो इवैल्यूएट करना पोटेंशियल सॉल्यूशंस को इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए। देन proposing and justifying actions to address environmental issues. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ डिस्पोजिशन टुवर्ड द इन्वायरमेंट के लिए। जो एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ बताई गई हैं इसमें जो है शामिल हो जाएंगे इंटरेस्ट, पहला है। देन नेक्स्ट है इसमें सेंसिटिविटी, लोकस ऑफ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेंशंस टू एक्ट। देन इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टेक्निक्स ऑफ एवेलुएशन। टेक्निक्स ऑफ एवेलुएशन में फर्स्ट टेक्निक आ जाएगी ओरल टेस्ट के थ्रू भी जो है इवेलुएट किया जाता है इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स को, या फिर रिटन टेस्ट के थ्रू भी इवेलुएट कर सकते हैं। क्वेश्चनियर एंड सर्वेज के थ्रू भी जो है किया जाता है इवेलुएशन। तो क्वेश्चनियर एंड सर्वेज में शामिल हो जाएंगे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड या फिर टेलीफोन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट टूल एंड टेक्निक पे आ जाएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के थ्रू भी इवैल्यूएशन किया जा सकता है, फोकस ग्रुप के थ्रू इवैल्यूएशन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड रिव्यू से भी कर सकते हैं और केस स्टडी के द्वारा भी किया जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएटिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन एफर्ट्स। क्या गाइडलाइंस यहाँ पे बताई गई हैं। द नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। इसका सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। तो ये दो डिस्टिंक्ट शब्द हो जाते हैं जो अलग अलग शब्द हैं, फ्लोरा और फौना, लेकिन इनका यूज़ हम साथ में ही करते हैं। तो ये जो दोनों शब्द हैं फ्लोरा और फौना, ये ऑर्गेनाइज किए गए हैं लैटिन वर्ड से। फ्लोरा का मतलब हो जाता है लैटिन में गुड गॉडेस ऑफ द फ्लावर्स। तो गॉडेस ऑफ द फ्लावर मतलब है फ्लोरा का, और फ्लोरा को डिराइव किया गया है वर्ल्ड फ्लोरल से, जिसका मतलब हो जाता है जो रिलेट करता है फ्लावर से। फ्लोरा इज अ ग्रुप ऑफ indigenous plants in a ecosystem of a ecological geographical regions। तो फ्लोरा जो है वो एक ग्रुप होता है इंडिजियस प्लांट्स का जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट हैं विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन में। तो इस तरह से फ्लोरा का मतलब बताया गया। देन फोना का क्या मतलब है। फोना का मतलब हो जाता है कि ये जो नेम है वो हमें देता है एक कलेक्टिव एनिमल लाइफ से रिलेट करता है ये, दैट लाइफ्स और वॉज वंस फाउंड इन आ सर्टेन एरिया, जिनको हम सर्टेन एरिया में फाउंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं, या फिर सर्टेन टाइम पीरियड के लिए इन्हें खोजा जाता है। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड फोना, फोना का ओरिजिन किया गया है। इसमें जो है मिस्ट्री आ जाती है कि कहाँ से इसका ओरिजिन किया गया है। इम्पोर्टेंस बताई गई है फिर फ्लोरा और फोना की। देन इंडेंजर स्पाइसेस बताई गई हैं फ्लोरा और फोना में। तो इनको कैटेगराइज किया गया है थ्री पार्ट्स में। पहले आ जाते हैं थ्रेटेंड। थ्रेटेंड में कैटेगराइज किया गया है क्रिटिकल इंडेंजर्स को। देन इंडेंजर्ड है, वेलनरेबल है, एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट इन द लाइफ है, फंक्शनली एक्सटिंक्ट है, नियर थ्रेटेंड है और लीस्ट कंसर्न है। द
द नेक्स्ट कैटेगराइजेशन है डेटा डेफिशिएंट का। द नेक्स्ट एंड थर्ड आ जाता है नॉट इवेलुएटेड, तो उनको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। ये इनका एक्सप्लेनेशन है। देन फैक्टर्स बताए गए हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं एक्सटिंक्शन के लिए फ्लोरा और फौना के, जैसे कि हैबिटेट लॉस होना या फिर अनरेगुलेटेड और इलीगल किलिंग्स, हंटिंग और पोचिंग इसी में आ जाता है। द नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस स्पाइसेस। द नेक्स्ट है कलेक्शन फॉर जू एंड रिसर्च। द नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन फॉर द फॉरेस्ट एंड नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। ग्लोबल वार्मिंग इसी में आ जाता है। एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन इसी में आता है। पॉल्यूशन, कंपटीशन, डिसीजेस, क्लाइमेट चेंज, इसी तरह से आगे भी बताया गया है। नेचुरल क्लाइमिटीज इसी में आता है। देन अदर फैक्टर्स कुछ बताए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है मेजर्स टू कंजर्व फ्लोरा एंड फ्लोना। तो इसमें मेजर्स आ गए कंट्रोल करना पॉपुलेशन को, इंट्रोड्यूस करना ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को। देन नेक्स्ट है कंट्रोलिंग हंटिंग एंड पोचिंग, क्रिएटिंग हैबिटेट, क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस। इसके बाद स्टेप्स बताए गए हैं जो गवर्नमेंट ने टेक किए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लोरा एंड फोना को। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने टेक किए हैं। द नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है फॉरेस्ट फायर का। फॉरेस्ट फायर जो है डिफाइन किया जाता है द फ्रीली स्प्रेडिंग combustion that consumes the natural fuel in a forest। तो ये फ्री स्प्रेडिंग कंब्यूजन होता है जो कंज्यूम करता है नेचुरल फ्यूल को फॉरेस्ट में से। क्लासिफिकेशन और टाइप्स बताए गए हैं फॉरेस्ट फायर के। तो इसमें पहला आ जाता है सरफेस फायर, देन सेकंड है अंडरग्राउंड फायर्स, देन ग्राउंड फायर्स इसी में आएंगे, ग्राउंड फायर्स इसी में आ जाते हैं, देन फायर स्टॉर्म्स भी इसी में आएंगे। फिर कॉजेज बताए गए हैं फॉरेस्ट फायर के। तो इसमें कॉजेज में आ जाता है नेचुरल कॉजेज आएंगे, जैसे लाइटनिंग, हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होना या ड्राइनेस होना। इन्वायरमेंटल कॉजेज आ जाएंगे और अदर नेचुरल कॉजेज भी इसी में आएंगे। फिर मैन मेड कॉजेज आते हैं। मैन मेड कॉजेज में फर्स्ट आ जाता है डेलिब्रेट और इंटरनेशनल कॉजेज। द नेक्स्ट है एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल कॉजेज। इसके बाद इफेक्ट्स बताए गए हैं फॉरेस्ट फायर के। देन प्रिकॉशंस बताए गए हैं फॉरेस्ट फायर के लिए। फिर मेजर्स को बताया गया है कि प्रिवेंट करना फॉरेस्ट फायर को। तो इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स को डिस्क्राइब किया गया है। इनडायरेक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स आते हैं फर्स्ट नंबर पे। देन डायरेक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स आ जाते हैं, जैसे कि क्लियरिंग, अर्ली बर्निंग, बर्निंग ऑफ ग्रासी ब्लैंक्स, इसी तरह से और सारे बताए गए हैं। देन रेमेडियल मेजर्स को बताया गया है। इसके बाद रिकमेंडेशंस दी गई हैं फूड एंड एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, FAO के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई हैं फ्लोरा एंड फोना के लिए वो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। फॉरेस्ट फायर के लिए वो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। तो ये फॉरेस्ट फायर के लिए रिकमेंडेशन है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू एवरीवन।